My dear students, good morning to all. Welcome back on this channel Ajit Mathematics. आप सबका इसी विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इस ध्वनि पाठ में हम लोगों ने ध्वनि के बारे में बहुत कुछ जाना है, सीखा है। तरंग, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ध्वनि भी एक तरंग है। इन सबको हमने जाना है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है, इसको भी जाना है। आप आगे आज पढ़ेंगे प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में क्या डिफरेंस होता है। इसके पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सके। अब हम ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग को रेडियो तरंग भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे। ध्वनि तरंग क्या है? तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव्स। आपने पीछे पढ़ा है कि यांत्रिक तरंग के गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है। तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है जिसके लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है। और प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके लिए द्रव्यात्मक माध्यम का या किसी पदार्थीय माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है। तो नंबर 1 और नंबर 2 को आपने देख लिया। तीसरा है कि ध्वनि तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंग का गमन निर्वात से नहीं होता है, इसके लिए आपने प्रयोग भी देखा है। और प्रकाश तरंग निर्वात से होकर के गुजर सकती है क्योंकि अंतरिक्ष से सूर्य का जो प्रकाश हमारे पास पहुंचता है, चंद्रमा का जो प्रकाश पहुंचता है, तारों से होकर के जो प्रकाश आता है, वो प्रकाश हमारी धरती तक पहुंचता है। और इसके बीच में कई जगह निर्वाती उपस्थित है। सब जगह द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, फिर भी वो प्रकाश हम तक पहुंचता है। तो ये हम साधारण से समझ सकते हैं कि प्रकाश तरंग निर्वात से होकर के गुजर सकती है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर हवा में ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। अलग अलग बुक्स में ये हो सकता है कि अलग अलग दिया हो, लेकिन ये एक औसत मान है। लेकिन ये नहीं बदलता है। प्रकाश तरंग का वेग हवा में या वायु में, ये शून्य में निर्वात में भी कर सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो याद रखना होगा प्रकाश तरंग का वेग पूछे चाहे रेडियो तरंग का वेग पूछे, इन दोनों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो ये हुआ यांत्रिक तरंग और ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग या रेडियो तरंग के बीच में डिफरेंस। अब आप तरंग गति से संबंधित कुछ प्रमुख पदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ टर्म है इस चैप्टर में जिनको समझना आवश्यक है। तो पहला टर्म दोलन। एक दोलन किसे कहते हैं, इसको हमें समझना होगा। डेफिनेशन है माध्यम के घनत्व प्रति दाब के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन और पुनः न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक आने एक दोलन कहा जाता है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। माध्यम के घनत्व प्रति दाब के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन और पुनः न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक आने एक दोलन कहा जाता है। यदि आपने पिछला क्लास देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। आपने स्प्रिंग और गर्त के बारे में देखा। तो स्प्रिंग और गर्त में क्या होता है, जैसे यहां से तरंग गमन करती है, ये अधिकतम मान हुआ, फिर ये न्यूनतम मान और फिर अधिकतम मान से न्यूनतम मान और फिर न्यूनतम मान से अधिकतम मान। तो यहां से लेकर के यहां तक आने में ये एक दोलन होता है, ये एक दोलन कंप्लीट हुआ। उसी तरह संपीड़न विरलन में भी ऐसा होता है। तो अधिकतम मान से न्यूनतम तक और पुनः न्यूनतम से अधिकतम तक आने में जो टाइम लगता है वो पूरा एक दोलन तक होता है।
और उसमें जो समय लगता है उसको एक दोलन काल कहते हैं। दूसरा पद है आवृत्ति। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में कहा जाता है, एक और नाम है इसका बारंबारता। तो बारंबारता या आवृत्ति मैथमेटिक्स का भी शब्द है, यहाँ फिजिक्स में देखिए इसका मतलब एक सेकेंड में उत्पन्न दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, या प्रति सेकंड उत्पन्न कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति को सामान्यतः एन से या एक से निरूपित किया जाता है, परंतु आजकल इसे ग्रीक अक्षर एक नया लेटर आया है न्यू, उस न्यू से निरूपित करते हैं और इसका एसआई मात्रक एचजे हर्ट्ज होता है, इसका बड़ा मात्रक किलो हर्ट्ज होता है, मेगा हर्ट्ज होता है। तो आवृत्ति को समझना होगा कि प्रति सेकेंड उत्पन्न कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में कोई तरंग कितनी बार कंपन करती है उसे हम उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तीसरा टर्म आवर्त का या दोलन का टाइम पीरियड। तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, एक दोलन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उस समय को हम आवर्त काल या दोलन काल कहते हैं। और इस आवर्त काल का नोटेशन संकेत कैपिटल टी से किया जाता है। चूंकि यह एक काल है, समय है, और समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड होता है, इसलिए आवर्त काल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। अभी आपने आवर्त काल देखा, इसके पहले आवृत्ति पढ़ा था। तो आवृत्ति और आवर्त काल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आवृत्ति मल्टीप्लाइड बाई आवर्त काल, आवृत्ति गुणा आवर्त काल बराबर 1। इसका अर्थ हुआ कि जब आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्त काल घटेगा, आवर्त काल बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये संबंध भी होता है इन दोनों के बीच में। अगला पद है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य के बारे में हमने पिछले क्लास में भी अध्ययन किया है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? जब हम अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में बता रहे थे आपको, श्रृंग और गर्भ, संपीड़न और विरलन के बारे में बताया था, उस समय भी इस शब्द की चर्चा की गई थी। तो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या चीज है? दो लगातार संपीड़नों अथवा दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। संपीड़न और विरलन अनुदैर्घ्य तरंग में होता है। तो दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन हो तो ऐसी परिस्थिति में उस दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या चीज है? तो एक तरह की दूरी है, डिस्टेंस है। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी मीटर ही होगा। ये तो हुआ संपीड़न और विरलन के रूप में। जब तरंग अनुदैर्घ्य है, ध्वनि तरंग का उदाहरण ले सकते हैं। यहां पर इसके स्थान पर हम चाहे तो श्रृंग और गर्भ भी लिख सकते हैं। दो लगातार श्रृंगों अथवा दो लगातार गर्भों, इसको भी हम एक तरंग दैर्घ्य कहेंगे। दो लगातार श्रृंगों अथवा दो लगातार गर्भों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य की दोनों तरह से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। तरंग गति से संबंधित पांचवा पद है आयाम, एम्पलीट्यूड। माध्य स्थिति से माध्यम में कंपित कणों के महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। जब अनुप्रस्थ तरंग के अध्ययन के समय में हमने श्रृंग और गर्भ को देखा था, तो वैसी स्थिति में इस तरह की एक आकृति मिली थी। तो ये है माध्य स्थिति।
जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ये मीन पोजीशन है और यहाँ से ये ऊपर ये कंपित कणों का विस्थापन हो रहा है। तो महत्तम विस्थापन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर। तो ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, ये जो दूरी है, यही आयाम कहलाता है। क्योंकि आयाम एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन है तो विस्थापन का SI मात्रक मीटर, तो आयाम का भी SI मात्रक मीटर ही होता है। तो ये 5 प्रमुख पद हैं जिनको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, इनका डिफिनीशन याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और नॉलेज के दृष्टिकोण से। तो इनको आप याद करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और आगे के क्लास के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इन पदों को समझने के बाद ही अब आप आगे समझेंगे। क्योंकि आगे कुछ इक्वेशंस मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। आप यदि अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक से अधिक ज्ञान को बांटा जाता है, जितना अधिक विस्तारित किया जाता है, उतना ही वो अपना होता है। सरस्वती का ये वरदान है, जितना ही हम बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से घटता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और विद्यालय में जब आएंगे तो इसको दिखाएंगे कि आपने क्या किया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।